अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महमूद सादिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ सालों से ईरान और इसराइल के दरमियान एक साइलेंट वार चल रही है। दोनों मुमालिक के खुफिया एजेंट्स और इनकी प्रॉक्सीज एक दूसरे के टारगेट्स पे हमला करती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसराइली एजेंट्स ने ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ईरान के कई सारे एटमी साइंसदान, इसके अलावा उनके ड्रोन्स और मिसाइल प्रोग्राम्स पर काम करने वाले इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, उनको इसराइल ने एलिमिनेट किया है। और ये कार्रवाइयां इसराइल ने अपने एजेंट्स के थ्रू ईरान के अंदर की हैं। यही वजह है कि 2 दिन पहले ईरान ने अपनी जो सीक्रेट सर्विस है उसके सरबराह को तब्दील कर दिया है। और आज एक बड़ी खबर टर्की से आई है, जहां पे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर अभी बने नहीं है, ये अबूरी प्राइम मिनिस्टर है। चूंकि इसराइल में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वहां पे जिसने अबूरी प्राइम मिनिस्टर बनना है वो शख्स जो है वो एक हंगामी दौरे पर टर्की पहुंचा है। और उसने टर्की में जो इसराइली सयाह है ना, विजिटर्स हैं वहां पे, उनसे कहा है कि वो फौरी तौर पर टर्की छोड़ दें, क्योंकि इसराइलीज का ख्याल है कि ईरान के एजेंट्स उन्हें वहां निशाना बना सकते हैं। ईरान और इसराइल की बाहमी दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं, और दोनों मुल्क एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल ईरान के खात्मे की बात करता है और इसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा करार देता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बाकी जितने भी खित्ते में मुस्लिम मालिक हैं उनमें से किसी में भी दमखम नहीं रहा, और जिनके पास फौजी ताकत है, मिसाल के तौर पर टर्की, वो अपने मसाइल में उलझा हुआ है। रकीब तैयब अर्दगान, जो कि टर्की में पिछले 2 दहाइयों से बरसरे इक़्तिदार हैं, अब इलेक्शंस आने वाले हैं और लीरा की कीमत बहुत गिर चुकी है। टर्की की मईशत पिछले साल 1.5 साल से बहुत से मसाइब का शिकार है, और अर्दगान को डर है कि अगले इलेक्शन में शायद वो इक़्तिदार से बाहर हो जाएं। यही वजह है कि उन्होंने सऊदीया के साथ ज़बरदस्त दुश्मनी के बावजूद अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को गले लगाया है। और टर्की की यही मजबूरी उसे इसराइल और उसकी पुष्टपनाही करने वाले मगरबी मुमालिक के सामने झुका रहने पर मजबूर कर रही है। दूसरी तरफ ईरान जो है वो भी इसराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 करार देता है। वो खित्ते में अपने असर व नफूज के फैलाव में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल को ही समझता है। ईरान और इसराइल में बढ़ती हुई इस साइलेंट वार में ईरान के बढ़ते हुए नुकसान की वजह से वहां पे खुफिया एजेंसी के जो सरबराह थे ना, हुसैन तैयब, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया था। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं, जस्ट 2 दिन पहले की है। उनकी जगह पे ईरान की खुफिया एजेंसी के प्रोटेक्शन यूनिट के चीफ हैं मोहम्मद काजमी। ये पोस्ट उनको दे दी गई है, यानी वो अब खुफिया एजेंसी के चीफ बन गए हैं। कहा जा रहा है कि हुसैन तैयब को ईरान में इसराइल की तरफ से किए गए हमलों में अहम शख्सियात के कत्ल होने के बाद उनके ओहदे से हटाया गया है। इन शख्सियात में ईरान के एरोस्पेस डिवीजन के रुकन और पासदारान इनकलाब के एक्सटर्नल ऑपरेशंस यूनिट के कमांडर कर्नल अली इस्माइल ज़ादे भी शामिल हैं। हालिया दिनों में होने वाला ईरान का यह सबसे बड़ा नुकसान है। ईरान को यकीन था कि उनके कत्ल में इसराइल मुलव्वस है, और फिर एक अमरीकी अखबार ने भी दावा किया कि उनको इसराइली एजेंट्स ने ही मारा है। अपने ओहदे से बरतरफ किए जाने वाले मशहूर ईरानी इंटेलिजेंस चीफ हुसैन तायब एक्चुअली अमार इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के सरबराह मेहदी तायब के भाई हैं, और ये ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई के बड़े करीबी समझे जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें एक दूसरा ओहदा दे दिया गया है। अब वो पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलीमी के मुशीर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। लेकिन उनकी बरतरफी ने कई सारे सवालात खड़े किए हैं। कहा जा रहा है कि वो हालिया अरसे में ईरान में होने वाले हमलों में, जिनमें अहम अफसरान और हसास जौहरी तनसीबात को टारगेट किया गया, वो इन हमलों को रोकने में नाकाम रहे हैं। ईरान की मिलिट्री के मतहत काम करने वाले 2 खबरसां इदारे तस्नीम और फारस के मुताबिक इंटेलिजेंस चीफ को तब्दील करने का मकसद इसराइल के खिलाफ इकदामात को सख्त करना है। इन अखबारात के मुताबिक इस तब्दीली का एक मकसद इस अदारे की तंजीमें नौ करना भी है, यानी ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसमें तब्दीलियां की जाएंगी, बेसिक नोयत की तब्दीलियां। ईरानी पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी के नायब सरबराह हैं मोहम्मद जवाद जमाली नौबंगानी। उनके मुताबिक ये जो ताइब साहब की बरतरफी की गई है ना, इसकी वजह यह है कि दुश्मन का रवैया, यानी इसराइल का रवैया जो है वो तशवीशनाक हद तक जारहाना होता जा रहा था, और मुतलका हुकाम ने इस तब्दीली का फैसला इसीलिए किया है। उनका कहना था कि हालिया जो इस तरह के वाकयात हुए हैं ईरान में, यानी इसराइली एजेंट्स ने जो सक्सेसफुली टारगेट किया है ईरान की कई सारी शख्सियात को और तनसीबात को, इससे साबित होता है कि रियासती इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं उनके ढांचे में तब्दीली का वक्त आ गया है। और इसराइल जो पैनिक कर रहा है ना इस वक्त, और उनका कहना है कि ईरानी एजेंट्स जो हैं वो इजरायली विजिटर्स को जो टर्की में हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। उसकी एक वजह यह है कि टर्की में ईरान के एजेंट्स का एक सेल पकड़ा गया है, और मुबैना तौर पर इस सेल के जो मेंबर्स थे उनका टारगेट यही था कि वो वहां पे मौजूद इजरायली विजिटर्स को निशाना बनाएंगे।
ایران کے اندر جو اسرائیلی ایجنٹس نے کارروائیاں کی ہیں نا، ان میں سے ایک اہم کارروائی 22 مئی کو ہوئی، جب ایران کے کیپٹل تہران کے مشرق میں کرنل حسن سیال خدائی کا قتل کر دیا گیا۔ انہیں ان کی رہائش گاہ کے باہر نامعلوم مسلح افراد نے گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا تھا، اور ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ جاں بحق ہو گئے۔ اس سے پہلے 2020 میں بھی ایک بڑا واقعہ ہوا تھا، جب ایک ایرانی جوہری سائنسدان تھے محسن فخری زادے، ان کو اسرائیلی ایجنٹس نے مار دیا تھا۔ محسن اس وقت تہران کے باہر ایک سڑک پر ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک ایسی مشین گن کے ساتھ انہیں ٹارگٹ کیا گیا، انہیں مارا گیا جو ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ کی جا رہی تھی۔ یہ فخری زادے ایسے 5ویں سائنسدان تھے جن کو 2007 سے لے کر 2020 یعنی 3 سال کے عرصے میں قتل کیا گیا اسرائیلی ایجنٹس کی طرف سے۔ چونکہ ایران ویسے تو ورلڈ پاورز کو یہ کہتا ہے کہ ان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ توانائی کے لیے ہے، لیکن جو اسرائیلی اور مغربی ایکسپرٹس تھے ان کا خیال تھا کہ فخری زادے ایک ایسے پروگرام کے ہیڈ تھے جو خفیہ طور پر ایٹامک بم بنانے میں مصروف تھا۔ ایران نے بھی اسرائیلی انٹرسٹ جو ہیں ان پہ جوابی حملے کیے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹ اسرائیل کے اندر آج تک حملہ نہیں کر سکا۔ سمندر میں دونوں ملک ایک دوسرے کے بحری جہازوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی اسرائیل نے ایران کے اندر ایک حملہ کیا تھا جس میں ایران کی ایک زیر زمین جوہری لیبارٹری کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پھر کچھ دن قبل ایران نے کہا کہ وہ 3 ایسے افراد پر مقدمہ چلا رہا ہے جن کے بارے میں الزام ہے کہ وہ موساد کے لیے کام کرتے تھے اور انہوں نے ایرانی سائنسدانوں کے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ایک امریکی شخص ہے رچرڈ گولڈبرگ، یہ ٹرمپ انتظامیہ میں وائٹ ہاؤس کی جو قومی سلامتی کی کونسل تھی اس میں ایرانی جوہری اسلحے کے خلاف حکمت عملی بنانے والا ایک محکمہ ہے، اس کے ڈائریکٹر تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے اندر جس قسم کے حملے کیے گئے ہیں نا، جس طرح کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور جس طرح کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں اندر سے ایران کے اندر سے کچھ لوگوں کی سپورٹ اسرائیلی ایجنٹس کو نہ ہو اور وہ ایسا کر پائیں، یعنی اندر کے بھیدی ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس سال مارچ میں ایران نے عراق کا جو کردستان کا علاقہ ہے نا، وہاں پہ میزائل داغے تھے کوئی 1 درجن کے قریب، اور ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میزائل اسرائیلی ایک اسٹریٹجک مرکز تھا وہاں پہ، اس کو نشانہ بنانے کے لیے داغے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عراق میں جو ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا ہیں نا، وہ کوشش کرتی رہتی ہیں کہ وہاں پہ اسرائیلی اور امریکن جو اڈے ہیں یا ان کے سینٹرز ہیں ان کو راکٹوں کے ذریعے نشانہ بنایا جائے، یا پھر ان کو رسد پہنچانے والے جو قافلے ہوتے ہیں ان کو وہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اسرائیل کے موجودہ وزیر اعظم نفتالی بینٹ، جو کہ کچھ دنوں بعد اس عہدے سے ہٹ جائیں گے کیونکہ وہاں پہ الیکشنز ہونے ہیں، تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنے ایک آکٹوپس ڈاکٹرائن ہے ان کا، اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ اس ڈاکٹرائن کے تحت وہ ایران کے اندر ڈائریکٹ حملے کرے گا اور کھلم کھلا کرے گا، یعنی بجائے اس کے کہ خفیہ طور پر اپنے ایجنٹس کو یوز کر کے وہ سبوتاژ کی ایکٹیویٹیز کرے، اب وہ ڈائریکٹ راکٹس یا میزائلز لانچ کیا کرے گا ایسی تنصیبات پر جن کے بارے میں انہیں شک ہوگا کہ یہاں پہ جوہری ہتھیار بنائے جا رہے ہیں یا نیا کوئی جدید قسم کا کوئی اور ایسا اسلحہ بنایا جا رہا ہے جس سے اسرائیل کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں اس خطے میں کشیدگی مزید بڑھ جائے گی اور صورتحال کسی کھلی جنگ کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔